हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर देव। आज मैं एक ऐसी चीज की बात करूंगा जो आप शायद बचपन से ही उसके साथ खेल रहे हैं, जिसका नाम कंप्यूटर है। कंप्यूटर फोन में होता है, ड्रोन में होता है, गेम्स में होते हैं, लैपटॉप्स में होते हैं, टैबलेट्स में होते हैं, कारों में भी होते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर चिप्स लगते हैं। हमने कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमने एआई के बारे में सुना है, ब्लॉकचेन के बारे में सुना है, हम आईओटी की बात करते हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं। जार्विस को कौन नहीं जानता? आयरन मैन को अगर आप जानते हैं तो आप जार्विस को भी जानते हैं। बट ये सारी चीजें शुरू कहां से होती है? ये सारी चीजें शुरू होती है कंप्यूटर से। एंड कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कोर्स में भी है, चाहे आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स या जिसको हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, ये एक सब्जेक्ट जरूर होता है। नाउ इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मेरे साथ देंगी नीता मैडम, जो पूरे सब्जेक्ट को थ्रू आउट आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीता कुमारी और मुझे टेक्नोलॉजी में 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन के किसी ना किसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। सो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट है व्हाट इज कंप्यूटर। सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करता है डेटा को, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को और किसी गिवन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। So it is function through a combination of hardware and software component that work together to perform operation, store information and interact with user. So इस लाइन को पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर करता क्या है। सबसे पहले तो वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है और किसी एक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने का। ये एक इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको परफॉर्म करता है। अब इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पहले कंप्यूटर जो बने थे वो बेसिकली डेटा को कैलकुलेट करने के लिए ही बने थे। तो डेटा का कैलकुलेशन यूज होता है, मेजरली आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी। लेकिन आज हम बात करते हैं तो कंप्यूटर एक बहुत बड़े स्केल पे काम करता है, जिसमें हम मल्टीमीडिया, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक साथ काम करते साइड, कैलकुलेशन करते साइड हम वीडियो भी देख सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो ये डेवलप हुआ जनरेशन के साथ। बेसिकली ये होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर जिसको हम बेसिकली, बहुत सिंपल वर्ड है हार्डवेयर, जो हार्ड होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस हो गए जैसे कीबोर्ड, माउस, जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर। हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर वो होता है जो इंटरनली वर्क करता है, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग हो गया या फिर हम कोई गेम खेलते हैं ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही। तो ये सारा काम कंप्यूटर करता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लाइन। Computer can be categorized into different types based on their size, processing power, and intent use, such as personal computers, laptop, tablets, and supercomputers. आज के जमाने में आप देख सकते हो कि बहुत बड़े कंप्यूटर यूज होते थे पहले, बट अब इसका जो डिवाइस है, इसको आप देख सकते हो, आप अपने मिनिमम यूज के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे पीसीज हो गया, लैपटॉप हो गया। आजकल तो आप देख रहे हो फोन में भी ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो हम बहुत स्टोरेज दे रहा है, जिसको हम एज अ कंप्यूटर के बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था कि सिस्टम क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है एंड देन आउटपुट। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो हम बात करते हैं अपने पर्सन की, इन पर्सन की। जैसे हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही प्रोसेसिंग एज अ ब्रेन की तरह हुई। इनपुट क्या हुआ यहाँ पे? जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सो मेरी वॉइस आपके ईयर में जा रही है, ठीक है, आप सुन रहे हो मुझे, तो ये आप क्या कर रहे हो? एज अ इनपुट ले रहे हो, ठीक है। फिर जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपके माइंड में चल रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, वो प्रोसेस हो रहा है। आपका माइंड क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। फिर आफ्टर दैट अगर मैं कोई क्विज दे रही हूँ या आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो आप मुझे ऐसा आंसर दोगे, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। सिमिलर लाइक कंप्यूटर भी यही काम करता है कि पहले हम एज अ इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग होता है एंड देन आउटपुट होता है।
अब प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है? अब जैसे मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन बताया, वैसे ही सिस्टम में भी एक ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें क्या वर्क होता है? इसमें आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर्स। ये इज लाइक अ मेमोरी यूनिट एंड देन प्रोसेस टू द आउटपुट यूनिट। इसको हम बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे फर्दर आगे प्रेजेंटेशन में। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। What is the full form of computer? Yes, कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है। C stand for Common Operating Machine, purposely used for technological and educational research. Okay, let's talk about the history of computers. So कंप्यूटर 3000 years पहले ही बन चुका था, लेकिन ये कंप्यूटर किसके बेसिस पे काम करता था? एक वर्ड सुना होगा, आई गेस, अबैकस। अबैकस एक मेनली छोटे बच्चे जो खेलते थे, वो एक क्या होता था, वुडन से बना होता था, लकड़ी का बना होता था, छोटे छोटे बीड्स होते थे। यहाँ हम देख सकते हैं इसमें रॉड होती थी और मल्टीपल बीड्स होते थे, बार्स है, और ये कुछ लोअर बीड्स और कुछ अपर बीड्स में डिवाइडेड होता था। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना होता था तो देन हम बीड्स के थ्रू उसको कैलकुलेट करते थे, और ये डिफरेंट कलर्स के भी होते थे आफ्टर दैट। बट बेसिकली इसका यूज क्या होता था? अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, प्लस माइनस डिवाइड नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ कि अबैकस के बाद जो पहला फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था 1642 में, उसको इन्वेंट किया था बेस पास्कल ने। नेक्स्ट, it consists of numbers entered in dials but it could only add। पहले यहाँ बीट्स थी, बट जो बेस पास्कल ने इंट्रोड्यूस किया था इसमें हम नंबर डायल कर सकते थे, लेकिन इसके थ्रू भी हम बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करते थे। लेकिन इसके थ्रू जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर हो गई, और कैलकुलेशन भी का जो टास्क था वो इसकी स्पीड को इंक्रीज किया इसने। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द 1822 में, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा कंप्यूटर इन्वेंट किया जो फर्स्ट मैकेनिक कंप्यूटर भी कहलाता है, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अलावा मल्टीपल टास्क को भी परफॉर्म कर सकते थे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि व्हाट वो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? सो चार्ल्स बेबेज इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आजकल तो नए इन्वेंटेड हो गए। जो पहला फर्स्ट लैपटॉप इन्वेंट हुआ था वो 1981 में एडम ऑसबॉर्न एंड इप्सन ने बनाया। नाउ लेट्स कम टू द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओवर द पीरियड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कंप्यूटर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कंप्यूटर को मेनली 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ओवर द पीरियड 5 जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वहां पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बीच में था, जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यूनिवेक एंड एडवेक इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट जनरेशन 1956 से स्टार्ट होता है 1963 तक, एंड उसके बाद आप देखोगे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे थे। ट्रांजिस्टर एज कंपेरिजन टू वैक्यूम ट्यूब छोटे होते थे, तो इससे क्या हुआ, सिस्टम का साइज भी डिक्रीज हो गया है। और इसके एग्जाम्पल है IBM 1401, CDC 36000। नेक्स्ट पीरियड था थर्ड 1964 से 1971 तक। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे, इसको हम VLSI भी बोलते हैं, एंड IBM 360 सीरीज इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट के ड्यूरेशन में ये यूज हुआ है, और इसकी जगह पे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होने लगे थे, और इसका एग्जाम्पल है पेंटिनम सीरीज, मल्टीमीडिया एंड स्टिमुलेशंस। नेक्स्ट जो अभी के जनरेशन में यूज हो रहा है वो लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब इसके आगे आने वाली जनरेशन में भी यूज हो सकता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जिसमें हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं फर्स्ट जनरेशन को और डिस्क्राइब से जानने के लिए। सो फर्स्ट कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब, जो ऑल ओवर द सर्किट यूज होता था मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी स्टोरेज के लिए।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा सिस्टम है। दैट मीन कि जब फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम था वो पूरा, आप मान सकते हो कि पूरा रूम का स्टोरेज लेता था और ये काफी बड़ा होता था। तो इसका मतलब इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती थी और एक पर्सन को काम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम यूज होता था। अब इसमें आप देख सकते हो कि these machines were typically enormous, often taking up entire rooms and were quite costly to run, consuming a significant amount of electricity and produce a lot of heats which frequently led to malfunction. बेसिकली अब यहाँ पे बहुत बड़ा सिस्टम यूज हो रहा है तो इसको फंक्शनल करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। अगर कोई एरर आता था तो उसको दूर करने में भी प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग मशीन लैंग्वेज टू कैरी आउट टास्क। इसको परफॉर्म करने के लिए बेसिकली मशीन लैंग्वेज यूज होती थी जो 0 और 1 के फॉर्म में होती थी। दे वर ओनली कैपेबल ऑफ सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। एक टाइम पे ये बेसिकली एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, मल्टीटास्किंग इसमें नहीं थी। Input was provided through punch card and paper tape while output was shown as print out. Input देने के लिए हम punch card का यूज करते थे और output के लिए print out यूज होता था। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो स्टार्ट होती है उसका टाइम पीरियड है 1956 से 1963। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे थे। वैसे तो ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ था 1947 में, बट 1950 के बाद ये काफी ज्यादा वाइडली यूज होने लगे थे। अब ऑब्वियस सी बात है जब ट्रांजिस्टर्स यूज होगा तो ये वैक्यूम ट्यूब से काफी छोटे स्मॉल साइज में होते थे। तो जो सिस्टम थे, कंप्यूटर्स थे, वो स्मॉलर साइज में होने लगे, फास्टर होने लगे, मोर अफोर्डेबल एंड मोर एनर्जी इफिशिएंट and more reliable than the first generation model. While transistors still produce considerable heat that could potentially damage the computer, they represent a major advancement compared to vacuum tubes. अभी भी इसमें काफी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती थी जो सिस्टम को डैमेज कर सकते थे। इसमें भी इनपुट एज अ पंच कार्ड के थ्रू लिया जाता था और आउटपुट प्रिंट आउट के थ्रू निकल जाता था। नेक्स्ट कम टू द थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट होता है 1964 से 1971 के बीच में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा। ओके, सो जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो इसको बनाता है हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एंड ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचर्स एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स called semiconductors, which drastically increase the speed and efficiency of the computer. ऑब्वियस सी बात है जितने चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था जो कंप्यूटर को काफी स्मॉल साइज में बनाता है और ये इंक्रीज करता है इसकी स्पीड। Instead of punch card and printout, user interact with the third generation computer throughout the keyboards and monitors. आप देख सकते हो कि जहां पे इनपुट किया जा रहा था कार्ड्स के थ्रू, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। Interface with an operating system which allowed the device to run many different applications at one time with a central program and monitor the memory. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, इसकी वजह से हम कई सारे प्रोग्राम यहाँ सिस्टम में रन कर सकते थे पैरेलली। Computers for the first time become accessible to a mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors. अब इसके थ्रू, इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू हम काफी मास ऑडियंस के थ्रू इसको कंप्यूटर को एक्सेसिबल कर सकते थे क्योंकि ये काफी चीप था और स्मॉलर था, यूज करने के लिए हैंडी था। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ जनरेशन जो स्टार्ट होती है 1971 से और प्रेजेंट के टाइम पे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर्स। अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर्स ये होता है कि जो जितने भी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट हैं उनका कॉम्बिनेशन बना के जो सिलिकॉन चिप्स यूज होती है इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते हैं। They were characterized by the use of very large scale integrated, जिसको हम VSI सर्किट भी बोलते हैं और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम से भी जानते हैं। These computers was faster, more reliable and more compact than the previous generations. Users benefited from the uses of graphics user interface जिसका short form है GUI,
अब GUI टेक्नोलॉजी क्या होती है, आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया या कुछ गेम्स होते हैं जो GUI एप्लीकेशंस पे बनती है, जो ग्राफिक्स यूज होता है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी ना ही कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होता है, जिसको हम GUI एप्लीकेशंस बोलते हैं। During this time, PCs become more inexpensive and widespread। इस टाइम पे आप देख सकते हो कि PC काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो गया था जनरल पर्पस के लिए। नाउ कम टू द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन वो है जो हम आज अभी यूज कर रहे हैं इसको एज अ प्रेजेंट टाइम में। इसमें आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने लगा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AI। यस, AI आजकल हर टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। So, fifth generation computing device based on AI are still in development, though there are some applications such as voice recognition that are being used today। AI के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है वॉइस रिकॉग्निशन का, तो इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल एलेक्सा, जिसमें हम वॉइस करते हैं और जिस यूजर से वो वॉइस इंटरेक्ट होती है उसी का ही इंस्ट्रक्शन वो यूज करती है। सो the use of parallel processing and superconductor is helping to make artificial intelligence a reality। Artificial intelligence refers to the way we develop computer systems that mimic human thinking and behavior। AI बेसिकली करती क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी के ही तरह मिमिक करती है प्रॉपर वे में। एक तरीके से ये एक कृत्रिम रूप से बनाया गया एक ह्यूमन ही है, जैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है वैसे ही AI यूज होती है। मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी है। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का मीनिंग है ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सके, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जैसे पाइथन, आर, C++, जावा एंड अदर्स आर यूज्ड एज इनपुट मेथड। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, लेकिन हाई लैंग्वेज की वजह से कई सारे इनपुट में लैंग्वेजेस यूज होने लगी है जो ह्यूमन easily understand कर सकता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड्स मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस एंड मल्टीमीडिया फंक्शन, मतलब कई सारे काम हम एक साथ यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेजेस, सेकंड इज मिडिल लेवल लैंग्वेजेस एंड थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। हमारा सिस्टम, हमारा जो कंप्यूटर है वो मेनली मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, और मशीन इनपुट और आउटपुट लेती है बाइनरी में, बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 में। ओके, सो जब मशीन हमारा लो लेवल लैंग्वेज को यूज करती है, सो व्हाट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेजेस की, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब इसमें म्यूनिक कोड यूज करते हैं एज अ मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज या असेंबलर भी यूज करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लो लेवल लैंग्वेज में तो हमने 0 और 1 दिया, अब मिडिल लेवल लैंग्वेज में हम मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे मुझे ऐड करना है 2 ऐड 3। सो आप सोच रहे होंगे कि ऐड करते टाइम तो हम इसमें प्लस भी लिख सकते थे, तो मैंने ऐड क्यों लिखा, क्योंकि हम मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन मशीन कैसे समझेगी कि यहाँ पे 2 + 3 को ऐड करके 5 आंसर करना है, तो इसके लिए यूज करना पड़ेगा एज अ असेंबलर। जो असेंबलर यूज होता है इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन के इंटरेक्शन में बहुत इजी करती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आपको इजीली समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब सिस्टम में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, जिसमें आप यूज कर सकते हो कोबोल, फॉर्ट्रान, C++, जावा एंड सो ऑन। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं एज अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या काम करता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मैं आपको हिंदी में बात कर रही हूँ, आपको हिंदी समझ में आती है, लेकिन अगर मैं फ्रेंच बोलूँ, अगर किसी को फ्रेंच समझ में आ रही है तो वो काफी इजी समझ लेगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रही है तो हमें उसका ट्रांसलेट देखना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। सेम हाई लेवल लैंग्वेज भी यही काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज एक डायरेक्ट
इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्यूटर उसको रिएक्ट करता है, लेकिन किसके थ्रू? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। ये फिर से कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में, जिसके थ्रू मशीन इसको अंडरस्टैंड कर सके। ओके, बेसिक कंपोनेंट ऑफ पीसी। बेसिक कंपोनेंट मतलब किस चीज से कंप्यूटर मिलके बना है। तो बेसिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये 3 होते हैं। सबसे पहला है इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, एंड थर्ड वन इज आउटपुट। सीपीयू के अंदर आप देख सकते हो मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसको हम कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। सेकेंड है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड है इंटरनल मेमोरी। इसको हम और अच्छे से जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में है एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया था। इंटरनल, हमने डिस्कस किया था इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। अब हम नेट इनपुट यूनिट को काफी अच्छे से समझते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब है जो सिस्टम में हम इनपुट करा रहे हैं, इस सिस्टम को जो डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं वो किसके थ्रू करा रहे हैं। सो these component help user enter data and command into a computer system। मतलब सिस्टम को हम किसके थ्रू कमांड दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट। okay, so data can be in the form of numbers, word, action and command etc। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो नंबर के फॉर्म में है, वर्ड के फॉर्म में है, या फिर कोई एक्शन या कमांड हम जो सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। The main function of input device is to direct command and data into computers। अब input device क्या करते हैं, डेटा को डायरेक्ट एंटर करते हैं सिस्टम में, लेकिन ये किसके थ्रू होगा, इसके लिए कोई डिवाइस तो होनी चाहिए ना। सो इसका मेन एग्जांपल ये देखिए क्या है, कीबोर्ड्स है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है एंड लाइट पेन है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट की जिसको हम बोलते हैं सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन होता है सारे चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, वैसे ही सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है कंप्यूटर की। After receiving data and command from users, a computer system processes this information according to the provided instruction। जितने भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को दिए जाते हैं वो सीपीयू के अंदर यूज होते हैं। It relies on a component known as the central processing unit, which consists of 3 main elements। सीपीयू के भी अंदर 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं जो उसको वर्क करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला पार्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब हम अगर डेटा कुछ भी इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट करते हैं तो सबसे पहले वो डेटा मेमोराइज होता है, मतलब स्टोर होता है। सबसे पहले डेटा कहाँ होता है, सबसे पहले डेटा जाके स्टोर होता है कहाँ पे, मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर होने के बाद सेकंड है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ALU। इसके बाद यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी ALU में होती है। दिस सेक्शन ऑफ द CPU हैंडल्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। मेमोरी में स्टोर होने के बाद हमें जब नीड होती है ये ALU में सारे काम परफॉर्म करता है। उसके बाद है नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट। इसका नाम ही स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल से, दैट मीन्स सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली इनपुट ALU में जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं और उसके बाद आउटपुट भी कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू। नेक्स्ट कम टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, दिस इज आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम किसी भी आउटपुट को देख सकते हैं। जैसे हमने कुछ भी इनपुट दिया हो और उसके थ्रू हमें आउटपुट को देखना हो तो ये आउटपुट यूनिट के थ्रू यूज होता है। जैसे थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द आउटपुट यूनिट। वंस डेटा हैज बीन प्रोसेस इट इज ट्रांसफर इनटू फॉर्मेट दैट ह्यूमंस कैन कंप्रीहेंड, मतलब ऐसे फॉर्मेट में आउटपुट आता है जिससे ह्यूमन उसको समझ सके। Next, after this conversion, the output units present this information to users. Example of output device include monitors, screen, printer and speaker. First हमने देखा था कि हम पहले input करते हैं डेटा को, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है,
प्रोसेस होने के बाद हमें इसका आंसर कहाँ देखना है, ये कहलाता है आपका आउटपुट। और आउटपुट यूज होगा आपका आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट डिवाइस में आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एंड प्रोजेक्टर। सो दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। सो अभी जहाँ यहाँ पे हमने जो यूनिट 1 कवर किया है उसी से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पूरा यूनिट रिवाइज हो जाएगा और कुछ डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ अ कंप्यूटर। सो हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखा था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या था? इसका सही आंसर है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ द सिस्टम। ओके, सो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज रिटन इन बाइनरी कोड। बाइनरी कोड का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जो मशीन पढ़ता हो, मशीन रीडेबल हो। ठीक है, सो उसका आंसर है मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्मेट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज जो यूज होती है वो 0 और 1, जिसको हम बोलते हैं बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ALU। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका मतलब ही समझ में आ रहा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इसका फुल जो आंसर होगा वो होगा परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब है जिसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। सो कीबोर्ड, यस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। माउस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। स्कैनर इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। बट मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। What is the name of the first electronic general purpose computer? जिसका आंसर है ENIAC। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग what does bit stand? बिट मतलब सबसे छोटी यूनिट जो बाइनरी टर्म को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन। अभी हमने पढ़ा था कि 3 तरीके की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो डायरेक्टली इनपुट करती है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करती है 0 और 1 के फॉर्म में। तो इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज, जो जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मेजरली काम क्या करता है? ये जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हार्डवेयर और OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसका मेन काम होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है।